नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान विधानसभा में आज गैंगस्टर द्वारा धमकी भरे कॉल्स आने का मुद्दा उठा है। ये मुद्दा उठाया है विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। उन्होंने कहा है कि देश के बाहर बैठे अपराधी और जेल में बंद कुछ लोग गैंग्स के नाम का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेट कॉलिंग और डिब्बा कॉलिंग के जरिए प्रतिष्ठित व्यापारियों से लेकर परचून की दुकान चलाने वालों तक को धमकियां मिल रही हैं। थ्रेट कॉल्स को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि ऐसे प्रकरण कैंसर की तरह बढ़ रहे हैं और राजस्थान को रक्त रंजित होने से बचाना होगा। विधायक ने मुद्दा उठाया तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जवाब भी दिया है और कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता से गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि तब व्यापारियों को खुलेआम धमकाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में सरकार के आने के बाद ऐसी घटनाओं पर 100% अंकुश लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। बहरहाल इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष भी सरकार पर भड़कते नजर आए हैं। आज थ्रेट कॉल्स का मुद्दा विधानसभा में उठना कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर्स द्वारा फोन कॉल के माध्यम से एक्सटॉर्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को इसे लेकर स्पष्टीकरण भी देना होगा, प्रभावी कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग डरते हैं, कई बार अगर उनके पास कोई कॉल आता है तो ये डर लोगों को सताता है कि कानून तो हमें पूरी तरीके से हिफाजत नहीं रख पाएगा, ऐसे में हम क्या करें। तो क्या समाधान है सरकार के पास, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। इसके बाहर बैठे वो तमाम लोग, वो अपराधी जो जेल के अंदर भी बैठे कुछ लोग जो गैंगों को फली फूल कर रहे हैं, साथ ही साथ डिब्बा कॉलिंग की बदौलत, इंटरनेट कॉलिंग की बदौलत हमारे यहाँ के तमाम जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, आज उनको धमकियां मिल रही है। पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं कि आज के समय में दुर्भाग्य है जो नाबालिग बच्चे हैं उनको ऐसे क्राइम्स में अटैच किया जा रहा है। हमारी जो सरकार है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी गंभीरता से जो गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन घटनाओं पर 100% अंकुश लग गया हो, लेकिन पिछली सरकार के दौरान जो जंगल राज था, हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना और अपहरण की घटनाएं और फायरिंग की घटनाएं होती थी, उन पर अंकुश लगा। तो जो अच्छा काम किया है उसके बावजूद धमकी आ रही है, इसके लिए आपका क्या प्लान है, उस पर चर्चा करें हम, बजाय कि ये बताने के पिछली सरकार ये सरकार। आपने सुना किस तरीके से पहले रविंद्र सिंह भाटी इस मुद्दे को उठाते हैं कि कैसे व्यापारियों के पास, लोगों के पास धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि आप प्रभावी कार्रवाइयां कीजिए। जेल में बैठे गैंगस्टर्स या बाहर बैठे गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं सब कुछ और लोगों को धमका रहे हैं। लोग डर रहे हैं, डर के मारे कई बार लोग पुलिस तक भी नहीं पहुंचते हैं, कई बार अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने यह भी कहा है कि आप 2 सिपाहियों को अगर किसी के घर के बाहर बिठा भी दोगे तो क्या आप उस व्यक्ति को बचा लोगे? क्या यही आपकी प्रभावी कार्रवाई है? जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि अब घटनाओं पर अंकुश लगा है, पहले जंगल राज था। चलिए चर्चा शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ भरत मेघवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं, सुमित श्रीमाल जुड़े हैं बीजेपी से, योगेंद्र जोशी जुड़े हैं पूर्व पुलिस अधिकारी। सबसे पहले भरत जी, मैं आपका रुख करूंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आज इस विषय पर आवाज उठी है। वहीं जवाहर सिंह बेडम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले जंगल राज था, गहलोत सरकार में जंगल राज था, राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं, एक्सटॉर्शन की घटनाएं बड़े लेवल पर होती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद प्रभावी कार्रवाइयां हुई हैं। अमेरिका से क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, गैंगस्टर को पकड़ा गया, इटली से गैंगस्टर को पकड़ा गया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई हैं, तो अब इन पर अंकुश लगा है। आपकी सरकार में जंगल राज था, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की सबसे प्रथम जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे, लेकिन लगातार विधानसभा में जिस तरीके से मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है, मुझे लगता है इससे वे अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। जवाहर सिंह बेडम जी अपनी बात कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं जवाहर सिंह बेडम जी के कितने तो ऑडियो और वीडियो वायरल है जहां बजरी माफिया और शराब माफिया इनसे संपर्क में है, इनके खुद के रिश्तेदार भाग रहे हैं पुलिस से। तो मुझे लगता है कि इन्हें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रह्मपुरी के अंदर गोली मार दी जाती है जब शराब माफियाओं के खिलाफ कोई आवाज उठाता है। मैडम का कोई वीडियो आपके पास है, कोई ऑडियो आपके पास है? वो मैं आपको भेज दूंगा, आराम से आप चलाइएगा, जिसमें कितने वो ट्विटर पर कितनी जगह वायरल, बिल्कुल 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 मैं भेज दूंगा, मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा कि किस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके से चीजें हैं। मैं बता दूंगा इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के
कितने ऐसे लोग हैं जो लिप्त हैं, बजरी माफियाओं में लिप्त है, तो फिर शराब जूली माफियाओं साहब से और लिप्त है। डोटासरा साहब विधानसभा में उठाते क्यों नहीं? कब नहीं उठाया? जवाहर सिंह बेडम को कब नहीं लेकर उठाया? इतना बड़ा खुलासा कब नहीं क्या उठाया? कर रहे हैं? स्वायत्त शासन कांग्रेस पार्टी के अजी सीनियर जाबर लीडर्स सिंह कभी खर्रा कुछ जी, क्यों नहीं कहते? जाबर सिंह खर्रा जी पे तो खुद पे भ्रष्टाचार, जाबर सिंह खर्रा जी पे तो खुद पे भ्रष्टाचार के आरोप तय हो चुके हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का ऑडियो अगर मैं भरत आपको मेघवाल जी बिल्कुल आपके पास है, मैं जिसमें वो बिल्कुल बजरी बिल्कुल माफियाओं के बिल्कुल संपर्क में है, बिल्कुल तो मैं सच डोटासरा बेधड़क जी और बिल्कुल जूली मैं साहब सच उस बेधड़क मुद्दे जी को पे क्यों दूंगा, नहीं उठाते? बिल्कुल मैं कांग्रेस सच चुप क्यों बेधड़क है? पे दूंगा। सवाल इस बात का है कि आज राजस्थान आरोप में लगाते हैं, सबूत नहीं देते। अगर आप लोग। हम आरोप लगाते हैं तो आप मांगते हैं सबूत, और जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तब आपको ये नहीं दिखता कि ब्रह्मपुरी के अंदर एक बच्चा जब शराब आपके माफियाओं किसी के लीडर ने उठाया क्या सर ये मुद्दा? आप बताइए। चलिए आप तो बात मेरी बात रखिए पूरी आगे, करने फिर- दीजिए ठीक है, आप। ठीक है। ब्रह्मपुरी के अंदर एक बच्चे को गोली मार दी जाती है जिसपे कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। हसनपुरा के अंदर चाकू से लड़के को गोद दिया जाता है जिसपे कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पूर्व भी रंगदारी के मामले के अंदर किस तरीके इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जब राज आ गया उसके बाद लगातार एक्सटॉर्शन के लिए थ्रेट को लाते रहे। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार कौन सी और कौन सी नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो जनता है उस जनता को सुरक्षा मुहैया कराई जानी प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार कठोर नियम बनाए, कठोर कानून बनाए। पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, अगर मोदी जी की सरकार कठोर कानून बनाकर बाहर से लेकर आएंगे और राजस्थान और प्रदेश के अंदर जो जिले हैं, बाकी जो प्रदेश है उन जिलों से ही अगर ये कार्रवाई संचालित होगी तो कैसे देश सुरक्षित होगा। आज जेलों के अंदर बैठे जो ये गैंगस्टर है वो गैंगस्टर आज खुलेआम धमकियां देते हैं, खुलेआम उनके नाम से मेल आ जाती है, मेल आकर वो कहते हैं कि हमें एक्सटॉर्शन मनी दीजिए। तो सरकार उस जिम्मेदारी को निभाए, प्रभावी कार्रवाई करके बताए। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार तो जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से एक्सटॉर्शन के मामले, थ्रेट कॉल्स के मामले बढ़े हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। सुमित श्रीमाल जी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने प्रदेश के लोगों को सुरक्षित वातावरण दें, सुरक्षित माहौल दें। कोई व्यापारी या कोई परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के पास कल को किसी का फोन आता है, क्योंकि जिनके पास वो फोन कॉल्स आते होंगे उनकी दिमागी हालत या उनकी दिल की हालत हम और आप इस तरीके से यहाँ बैठकर समझ नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति डरता है इन फोन कॉल से, क्योंकि इन फोन कॉल्स के बाद कई गैंगस्टर्स ने जो है कई लोगों के मर्डर्स भी किए हैं, कई इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो लोग डरते हैं। तो सुरक्षित माहौल देना ये सरकार की, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ हम पीछे छूट रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि राजस्थान को रक्त रंजित होने से बचाइए, लोगों को बचाइए एक्सटॉर्शन से। देखिए नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी जी अभी पहली बार विधायक बने हैं, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन ही किया, लेकिन मैं सिर्फ हमारी सरकार की बात करूंगा कि 2023 से और अगर आज 25 तक की बात करें पूरी, तो 25,190 केस कम दर्ज हुए हैं पूर्व के सालों की तुलना में। लेकिन मैं निश्चित इस बात से स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं आपको आंकड़ों के साथ भी बता सकता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से नशा तस्करी, संपत्ति संबंधी अपराधों पर जिस प्रकार शिकंजा कसा गया है भजनलाल सरकार ने, तो आम जन में जो पुलिस का स्लोगन है, आम जन में विश्वास बढ़ा है और अपराधियों में भय भी बढ़ा है। इसको लेकर के चाहे संगठित अपराध हो, चाहे वो साइबर क्राइम के अपराध हो, चाहे वो बलात्कार की बात हो या बजरी की बात बार बार ये कह रहे थे, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि बजरी माफियाओं के लिए भी डिकॉय ऑपरेशन चला करके जो जबरदस्त कार्रवाई की गई है तो भजनलाल सरकार में की गई है, ना कि इनके कांग्रेस के काल में। भरत जी को जानकारी का अभाव है, ये दूसरों को बोलते हैं। अच्छा, अनुशासनहीनता करना कांग्रेस की आदत रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण भी किया गया, इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में विकसित करने की बात यहां पर हो चुकी है और लगातार चल रही है। और आप देखिए नंदिनी जी, इसका परिणाम भी मिल रहा है। ठीक है, आप भी कह रहे हैं, जवाहर सिंह मैडम भी कह रहे हैं कि हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वहां पर प्रश्न उठाया है कि अगर आप प्रदेश के अंदर, सुनिए सुमित जी, प्रदेश के अंदर अगर प्रभावी कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर सॉलिड कार्रवाई सरकार कर रही है जैसा कि गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, तो फिर ये एक्सटॉर्शन के कॉल्स लोगों के पास क्यों आ रहे हैं? व्यापारियों को क्यों टारगेट लोग कर रहे हैं? कानून का खौफ क्यों नहीं है? 100% तो नहीं, लेकिन कभी निश्चित रूप से आई है। लेकिन अगर ये पूर्व की बात करें तो बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 बना था, लेकिन आज राजस्थान पुलिस
पूरे देश के राज्यों में तीसरे नंबर पे आती है नंदिनी जी। लेकिन ये इस रैंक देने वाला कौन है? अब ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी देगी। तो राजस्थान पुलिस यहाँ रैंक आई है और थाने में जाकर के जिस प्रकार से आईजी रेंज के अधिकारी वहां जाकर बैठ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आम जन में एक विश्वास बढ़ा है कि वास्तव में पुलिस काम कर रही है। और आपने अभी देखा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए और कांस्टेबल को जब उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, तो उनका ही कहना था कि हमको पहले लगता था कि ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी आज सिलेक्शन नहीं होता था और गलत लोगों का सिलेक्शन चयन अरे होता सर, था। आप इधर उधर जा रहे हैं, हम तो आज इसी मुद्दे पर रहना पुलिस की चाहते हैं। मुख्य थ्रेड कॉल कांस्टेबल बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर भी। आप तो ये बताइए कि इतनी प्रभावी कार्रवाइयां हो रही हैं तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? योगेंद्र जोशी जी, क्या सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है? और अगर सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, अगर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही है, तो फिर ये थ्रेट कॉल्स लोगों के पास लगातार क्यों आ रहे हैं? क्यों विधायक रविंद्र भाटी को आज ये कहना पड़ा है कि एक व्यापारी से लेकर परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति तक के पास कॉल्स आ रहे हैं और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? कई बार तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है लोगों की, कई बार डर के मारे लोग आगे नहीं आते, डर का माहौल है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए नंदिनी जी, ये राजनीतिक दल कुछ भी कहते रहे, ये एक दूसरे के लिए एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं। मैं पुलिस का अधिकारी हूँ। आप देखिए, अभी लाडनू विधायक को भी धमकी दी गई थी, रतनगढ़ विधायक को भी धमकी दी गई थी। और आप बताइए कि जो बेचारे कमजोर तबके के हैं, जैसे अभी आपने कुचामन में देखा था, एक व्यापारी को गोली मार दी थी जी, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश, हमारे राज्य में भी, पूरे देश में भी अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया, अपराधियों का सामाजिकरण हो गया, अपराधियों का मतलब ऐसा हो गया है कि इनको राजनीतिक दल सपोर्ट करते हैं। आपको एक बात बताता हूं, आप देखिएगा पंजाब में मुख्तार अंसारी बंद थे। अब यूपी पुलिस जब उनको लेने आती थी तो मुख्तार अंसारी को सरकारी पैसे पे, कांग्रेस सरकार ने सरकारी पैसे पे नहीं जाने दिया, कितने साल तक रोके रखा, छोटा सा कोई केस दर्ज कर दिया, उसमें देने। आज क्या है बताऊं आपको कि जो सुखविंदर सिंह है रंधावा, जो कांग्रेस के कोई प्रभारी हैं राजस्थान के, उनके बेटे को धमकी दी गई है जग्गू रामपुरिया द्वारा। अब आप बताइए, जब किसी एक की सरकार होती है तो बदमाशों को वो सपोर्ट करती है, जब दूसरे की सरकार होती है तो बदमाशों को वो सपोर्ट करती है। आज जेलों की स्थिति क्या है? जेलों में बैठ करके वो वीडियो बनाते हैं, जेलों में बैठ करके अपनी बात को सार्वजनिक सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन ये सरकारें कहाँ चली जाती हैं? ये एक दूसरे के पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए, बीकानेर की बच्ची है जिसके साथ 3 दिन पहले बलात्कार हुआ और मर गई है वो, उसके लिए आज 4था दिन चल गया, कोई इनसे ट्रेस आउट हुआ क्या? ये क्या करते हैं? अरे भाई, पुलिस तो वही है, 35 साल तक पुलिस वाला नौकरी करता है। ये राजनीतिक दल आते हैं, बिल्कुल, मतलब मंत्री जी अगर कह भी देंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था की, तो आप ग्राउंड पर दिखाइए ना, ग्राउंड पर दिखाइए। ग्राउंड पर सच्चाई है कि जेल में बैठा अपराधी इंटरव्यू तक दे देता है, जेल में बैठे लोग फोन कॉल्स करते हैं, उनके पास मोबाइल होते हैं। तो भरत जी, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है और ये सबकी आंखों के सामने है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये डर का माहौल क्रिएट करता है, लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते इस तरह की सिचुएशन में। बात कर रहे हैं, दौसा जेल से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को थ्रेट कॉल आ चुके थे, मेल आ गई थी। उसके बाद क्या प्रभावी कार्रवाई हुई उन लोगों के ऊपर? क्योंकि ऐसा कोई कठोर कानून नहीं। अभी आपने जिस तरीके से बताया कि बीकानेर जेल के अंदर, बीकानेर के अंदर जिस तरीके से वो बच्ची का दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, 4 दिन हो गए, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। देखिए, कहीं ना कहीं कानून को सख्त होना पड़ेगा। सिर्फ विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप मढ़कर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा सिस्टम, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अगर आज कोई व्यक्ति जाता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं आपको आज भी विधानसभा में जो रमीला जी उन्होंने बताया कि मंत्री जी जब जाते हैं तो वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े कहां से आएंगे? लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे। एसडीएम और पुलिस है, उनके ऊपर बजरी माफिया गाड़ी चढ़ा देते हैं, उनको गोलियों से भूनने की धमकियां दे देते हैं, उनके साथ मारपीट कर लेते हैं। पुलिस तो वही है, लेकिन आपको कठोरता दिखानी पड़ेगी। आपको वो थ्रेट कॉल जो आए, उन थ्रेट कॉलों को एक्सेस करना पड़ेगा, कहां से आ रहे हैं उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 18 साल से कम आजकल गैंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, बड़ा मुद्दा 18 साल से कम जो नाबालिग है। आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ जो क्लब थे, उन क्लब पे फायरिंग हुई,
सांगानेर के अंदर फायरिंग हुई और वो फायरिंग में कौन से बच्चे पकड़े गए जो 18 साल से कम के थे। जी, तो आपको जी। कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा थ्रेट कि है पूरे समाज के लिए। आपको सोशल मीडिया और जो फेसबुक है उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कौन इनको फॉलो कर रहे मैं हैं। इस विषय पर तो खैर सुमित जी से जवाब लूंगी। सुमित जी, कुछ करके दिखाना पड़ता है, प्रदेश के अंदर प्रभावी कार्रवाइयां होंगी, सुरक्षित वातावरण आप दे पाएंगे तो सरकार पर विश्वास बनेगा, अन्यथा ऐसे ही फायरिंग की या थ्रेट कॉल्स की वारदातें होती रहेंगी तो फिर कानून व्यवस्था पर विश्वास लोग नहीं कर पाएंगे। इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं योगेंद्र जी का रुख करूंगी। देखिए नंदिनी जी, कि जो 18 से 23 की स्थिति हुई थी तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सरकार भी वैसा ही करने वाली, जैसा राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 बन गया था और 5193 मामले थे। 5193 क्या बीकानेर में छोटी सी बच्ची के साथ आप बार बार बलात्कार की बात कर रहे हैं? क्या बीकानेर में छोटी सी बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ? कि उसके बाद क्या रेप की घटनाएं नहीं हो रही? सर, किस बात पर पीठ थपथपाते हैं सुमित जी? आप आज एक्सटॉर्शन की बात कीजिए, वही कहना चाह रहा हूँ। फोन कॉल्स की बात 25,000 टोटल के संगठित अपराधों में आईपीसी के केस 23,400 से जो 3,000 केसों की कमी आई है, टोटल 25,000 केसों की कमी आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोच हुए खा के बिल्ली हज को जा रही है, इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। अभी इनके ही विधायक किशन पोल के विधायक अमीन कागजी ने, अभी आपको मालूम है कि रोजा इफ्तार के लिए अब जो जेल के अंदर अपराधी बंद है, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे सिर्फ एक सेकंड, अलग से कि भाई इनको व्यवस्था दी जाए, इनको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज सुमित जी का। अरे आप अपराधियों की सहयोग कर रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए। आप उन अपराधियों का सहयोग कर रहे हो सिर्फ एक मजहब के नाम पर। इधर उधर की बातें छोड़िए, सुनिए सुमित जी, इधर उधर की बातें छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। आज मुझे नहीं करनी कांग्रेस के विषय ना, वो सरकार में है, जनता उन्हें उखाड़ कर फेंक चुकी है विधानसभा के चुनाव में। अब अगला चुनाव आएगा तब हिसाब किताब आपकी सरकार का होगा, कांग्रेस के कार्यकाल का भी होगा, वो जनता तय करेगी। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूं नंदिनी जी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, बजरी माफिया के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, बजरी माफिया, लुटेरे, चोर, 8,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति, राजस्थान पुलिस का 3रे नंबर पे तो सही। और सुनिए सुमित जी, सुनिए काम भी नहीं कर रही है। किस बात पर पीठ थपथपाते हैं? बजरी माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। क्या बजरी माफिया बजरी का हनन नहीं कर रहे हैं, नदियों का हनन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कई सबूत आज भी मिलते हैं। क्या बच्चियों के साथ छेड़खानी बलात्कार नहीं हो रहे हैं? आज भी हो रहे हैं, कई मामले हो रहे हैं। क्या थ्रेट कॉल्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं? गैंगस्टर्स के नाम पर थ्रेट कॉल्स नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या अलग किया बीजेपी की सरकार ने? सर, इतना नंबर 1 बना दिया था। सुमित श्रीवाल जी, मेरा प्रश्न सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या अलग किया आपने? आप लोग नहीं सहेगा राजस्थान बोलकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार बनाकर आए हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे को आप लोगों ने कितनी बड़ी प्राथमिकता दी? क्या किया बताइए? बलात्कार भी नंबर 1 बन गया था, नंबर 1 से ऊपर कुछ होता है कि नंदिनी जी? नहीं होता ना, तो इसलिए नहीं सर। 4 दिन से जो पड़ा है उदयपुर फाइल्स के बारे में तो बता दीजिए। उदयपुर फाइल्स के बारे में कमी आई है। अरे आंकड़ों की बात करने वाले, बीकानेर में 8 साल की बच्ची को तो न्याय दिला दीजिए। सरकार की वजह से कमी आई है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म। श्रीमाल जी, शर्म आनी चाहिए। माफी मांगिए टीवी पे कि बीकानेर में एक 8 साल की बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे आप, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे आप। रंगदारी पे तो आपसे सवाल के जवाब दिए नहीं जा रहे आपसे। अपराधियों के सही देते हैं। 25,190 कुल केस कम हुए हैं भरत जी। यहाँ पर झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे। पहले परिवार और एफआईआर में फर्क समझ कर आइएगा, परिवार और एफआईआर में फर्क समझ कर आइएगा, थाने में जाकर तब पता चलेगा। भरत जी, दोनों साथ में मत बोलिए प्लीज। एक सेकंड, योगेंद्र जोशी जी का रुख कर लेते हैं। एक सेकंड सुमित श्रीमाल जी रुकिए। योगेंद्र जोशी जी बताएंगे कि सर आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है, आंकड़ों का हवाला देकर ये दावा किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में पहले से बेहतर हुई है। आप बताइए, आपका आकलन क्या कहता है? क्या स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं आपको लगता है? देखिए नंदिनी जी, मैं तो कहूंगा नहीं हुई। ये तो आंकड़े कुछ भी देते रहे और आंकड़े कुछ भी बताते रहे। हम अखबार रोज पढ़ते हैं, अखबारों में आंकड़े देखिए, रोज बलात्कार है, मारपीट है, लूट है, मतलब गाड़ियों को रोकते हैं, उसमें से छीना झपटी हो जाती है। ये सब बातें आ रही है और ये कोई बीजेपी राज में नहीं, कांग्रेस राज में भी ये होती थी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको बताऊं, गंगानगर में 2025 में 30 हुए मामले रंगदारी के, 30 आप देखिए, और पूरी रेंज में हुए 44 और 73 आरोपी गिरफ्तार हुए
और 14 अभी भी फरार हैं। आप देखिए, जयपुर के एक व्यापारी को थ्रेट कॉल मिली थी, उसने पुलिस मांग करी, उसको पुलिस दे दी गई 2 सिपाही। आप देखिए, वो अपराधी तो नहीं पकड़े गए, लेकिन उसने कहा साहब अब मेरे को और चाहिए, तो उसके पास इन्होंने 75 लाख का बिल भिजा दिया पुलिस कमिश्नरेट ने, कैसा कर 75 लाख रुपए जमा कर, फिर आगे सुरक्षा मिलेगी। तो बात ये है कि अगर यहाँ ये अपने आप में फिर क्या पुलिस भी पुलिस एक्सटॉर्शन कर रही है? क्या बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा क्यों नहीं करेगा? तो बदमाशों को पैसा देगा, एक फिर सेकंड इनको सर, क्यों पैसे देगा भाई? ये जिस मामले की आप बात कर रहे हैं सर, कि पुलिस वालों ने पुलिस कमिश्नरेट से उनसे 75 लाख रुपए किसी व्यापारी से मांगे गए कि तब पुलिस सुरक्षा मिलेगी, मतलब पुलिस भी एक्सटॉर्शन कर रही है। मतलब ये क्या इस मामले की कोई शिकायत उनके द्वारा की गई क्या? फिर नहीं, क्या उसने तो अखबार में, हमने तो अखबार में पढ़ा है, और अभी आप कहोगे तो मैं तो बता दूंगा कौन सा व्यापारी है और किससे 75 लाख रुपए की बिल भेजा गया बाकायदा पुलिस कमिश्नरेट ने कि आप है जब पैसे जमा करिए 75 लाख रुपए, और अगर नहीं है तो आपको अब आगे से नहीं मिलेगी। और वो ये कह रहा है कि आपने मेरी कॉल डिटेल देख ली है, मुझे किन किन बदमाशों से धमकी है। तो बेहतर ये है ना कि पुलिस को 75 लाख रुपए दे, बदमाश को देके पीछा छुड़ावे ने। मतलब आम आदमी करे क्या? पैसा कमाए, फिर गैंगस्टर्स के कॉल आए, फिर उनको पैसा दे, पुलिस वालों को पैसा दे, क्या करे एक आम आदमी? पैसा कमाना छोड़ दे फिर तो शायद यही समाधान है कि पैसे वाले बनिए ही मत, क्योंकि अगर आप पैसा कमाएंगे तो आपको लूटने के लिए बाहर लुटेरे कितने बैठे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, हर जगह बैठे हैं। सुमित जी, ऐसे तो मिल गई सुरक्षा। ये क्या कह रहे हैं योगेंद्र जोशी कि किसी व्यापारी को जयपुर में कॉल आता है, उसको सुरक्षा मुहैया कराने की एवज में पुलिस वाले कहते हैं पैसा दो फिर मिलेगी सुरक्षा। देखिए, ऐसा कोई मामला मेरे सामने नहीं आया, और वास्तविकता में अगर इनके पास है तो एक बार ये दिखा दे। दूसरी बात, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मामलों में गिरावट आई है, जिस प्रकार से 25,190 केस कम हुए हैं, घटती के हुए, अब वो आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय वास्तव में दिख रहा है। आईजी स्तर के अधिकारी जो थाने में जाकर के अब निपटारा कर रहे हैं, चाहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हम विकसित करने की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से साइबर अपराध के लिए हमने जिन्हें कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं, और फर्जीवाड़े जो हुए पूर्व में, उसकी जो उम्मीद टूट गई थी, आज वो उम्मीद वापस बनी है। और पुलिस की जो मुख्य कड़ी है कांस्टेबल, आज उनमें आत्मविश्वास प्रबल हुआ है। लेकिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना करके उनके मंसूबे खत्म किए गए हैं। हाँ, 100% नहीं, लेकिन अपराधों में गिरावट में कमी आई है, और आने समय में बिल्कुल पूर्ण रूप से कमी आएगी। मैं आपको विश्वास नहीं, और पूर्ण में जिस प्रकार से जो परिणाम आपको दिखे हैं, भविष्य में भी दिखेंगे। लेकिन इनके कांग्रेस अगर आप करेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी 2 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, और नहीं करेंगे तो ये राजस्थान की वही जनता है जो कानून व्यवस्था के नाम पर गहलोत सरकार को उखाड़ चुकी है। तो ये इस भ्रम में कोई ना रहे कि कानून व्यवस्था का मुद्दा अब बड़ा नहीं है, अब भी बड़ा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा राजस्थान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, और इसीलिए शायद सरकारें बदलती रहती हैं। भरत मेघवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी देखिए, इन्होंने कहा, मैं आज ही की न्यूज बता देता हूं। 2 बाड़मेर के अंदर 12वीं के छात्र को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है। ये कह रहे हैं प्रदेश में सुरक्षा है। जोधपुर के अंदर 1.85 करोड़ रुपए एक वृद्धावस्था से महाराष्ट्र का एक पुलिस अफसर बनकर साइबर क्राइम करता है, और उसको डिजिटल अरेस्ट कर लेता है। 1.85 करोड़। आंकड़ों का खेल बोलकर मत करिए। परिवार और एफआईआर में फर्क समझिए, परिवाद और एफआईआर में फर्क समझिए। जनता पागल नहीं है सर, मामले तो सामने आ रहे हैं लगातार मामले, लेकिन लगातार सरकार कह रही है हम काम भी कर रहे हैं, आंकड़ों में कमी भी आ रही है। इस बात का दावा लगातार मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बेहतर हुई है। इस बात का दावा आज गृह राज्य मंत्री ने भी किया है। योगेंद्र जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर जल्दी से बात रखिए, फिर उसके बाद समय हो गया है। ये कह रहा हूँ, ये नाम नोट कर लें, रमेश चंद्र नारनौरी 22 दिसंबर 2023 को गैंगस्टरों ने इसको धमकी दी, और वेरिफिकेशन हो गया, और फिर इनके पास 76 लाख रुपए का बिल भेजा कमिश्नरेट ने। नोट कर लीजिए, जांच कर लीजिए इसकी। अगर इसी तरह से ये बिल भेजते रहे तो इनके पास सुरक्षा मांगने के लिए कौन जाएगा? ऐसी स्थिति है, जांच कर ले। मैंने नाम बता दिया आपको व्यापारी। मतलब पुलिस वालों को अगर आदमी 75 लाख रुपए देगा, वहां गैंगस्टर मांग रहे कि पैसा हमें भी दो, तो वो व्यापारी उसको तो लूट रहे हैं सारे। मतलब क्या हालत कर रखी है। सुमित जी, क्या है ये? इन्होंने रमेश चंद्र नारनौरी नाम बता दिया है उनका, व्यापारी का। व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बेचारे पहले उनको गैंगस्टर ने फोन किया, फिर पुलिस से बोला सुरक्षा दो, तो पुलिस कह रही आप पैसा दो तब सुरक्षा मिलेगी, बिल भेज दिया 75 लाख। जो हरकत की है
अपराधियों को सह देने का काम किया, उसके बारे में आप तीनों क्या कहेंगे? एक बार कृपया उसका जवाब दीजिए। गोपाल शर्मा जी के साथ मनीष सैनी की एक वो फोटो वायरल है खूब एक साथ, और मालवीय नगर में मुकदमे दर्ज है 19 से ज्यादा, जिसे अभी पुलिस ने पकड़ा है। पेपर पढ़कर आइएगा। मुझे पता है 2 कि दिन का, आप दोनों 2 दिन प्रवक्ताओं पहले के का पास बहुत सारी जो बातें जवाब देना आरोप था, वो प्रत्यारोप जवाब के तो लिए, आपने दिया नहीं। लेकिन मेरे पास समय लिमिटेड है और इस लिमिटेड समय में हम तो यही अपील सरकार से, पुलिस व्यवस्था से यही अपील करना चाहेंगे कि जो मासूम लोग हैं, मासूम चाहे कोई पैसे वाला मासूम हो, चाहे मिडिल क्लास व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, जो अपराधी नहीं हैं वो मासूम हैं। अगर कोई व्यापारी पैसा कमा रहा है, उसके पास अगर किसी गैंगस्टर का फ़ोन आकर वो ये कहता है कि आप हमें एक्सटॉर्शन मनी दो, तो उसकी हालत सोचिए आप क्या होती होगी, उसके परिवार की हालत सोचिए आप क्या होती होगी। कृपया ऐसा सुरक्षित माहौल बनाएं कि प्रदेश में हर प्रदेशवासी सुरक्षित महसूस करे। इसी के साथ सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। बैठे वो तमाम लोग, वो अपराधी जो जेल के अंदर भी बैठे कुछ लोग जो गैंगों को फली फूल कर रहे हैं, साथ ही साथ डिब्बा कॉलिंग की बदौलत, इंटरनेट कॉलिंग की बदौलत हमारे यहाँ के तमाम जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, आज उनको धमकियां मिल रही है। पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं कि आज के समय में दुर्भाग्य है जो नाबालिग बच्चे हैं उनको ऐसे क्राइम्स में अटैच किया जा रहा है। हमारी जो सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी गंभीरता से जो गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन घटनाओं पर 100% अंकुश लग गया हो, लेकिन पिछली सरकार के दौरान जो जंगल राज था, हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना और अपहरण की घटनाएं और फायरिंग की घटनाएं होती थी, उन पर अंकुश लगाए। तो जो अच्छा काम किया है उसके बावजूद धमकी आ रही है, इसके लिए आपका क्या प्लान है, उस पर चर्चा करें। हम बजाय कि ये बताने के भाई पिछली सरकार, ये सरकार।